नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय एवं उसकी विशेषता बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और एकदम आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एकदम आसान से आसान भाषा में दोस्तों मैं आज आप लोगों को लोक साहित्य बताने जा रहा हूं। आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे इतने आसान बनाया गया है कि आप चाह के भी इसे भूल नहीं पाएंगे। और लोक साहित्य का बंटवारा कैसे किया गया है यह भी आप लोगों को आज के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें बिना वीडियो को स्किप किए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है आज का दोस्तों नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय। अगर हम लोग सिर्फ लोक साहित्य की बात करेंगे दोस्तों, तो यह लोक साहित्य का डायग्राम बनाया हुआ है। और लोक साहित्य के डायग्राम में देखिए कि लोक साहित्य में क्या क्या चीज़ आता है। लोक साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। तो यह 5 भाग में क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहला लोक सुभाषित आएगा। ठीक है, अब लोक सुभाषित किसे कहेंगे, तो दोस्तों हम लोग का जो झारखंड सचिवालय के एग्जाम में जो हम लोग का मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति और बुझवल वगैरह जो दिया हुआ है, यह सब लोक साहित्य के लोक सुभाषित वाले पाठ के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यह लोक सुभाषित के अंतर्गत आने वाला यह सब टॉपिक है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट जो है वह लोक साहित्य का दूसरा पार्ट है लोक गाथा। लोक गाथा के बारे में भी हम लोग सुन चुके हैं। हम लोग लोक गाथा में क्या जाने थे दोस्तों, कि लोक गाथा ऐसा है जो आदिम काल से हमारे बीच आया है, जिसमें गीत की तरह उसको कहने की व्यवस्था प्रचलित है। तो लोक गाथा भी हम लोग देख चुके हैं। लोक नाटक दोस्तों, लोक नाटक जो है यह लोक साहित्य का एक पार्ट है, लेकिन हम लोग के यहाँ अगर यहाँ पे लोक साहित्य वाले पार्ट में देखेंगे तो हम लोग का लोक नाटक नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि बनकेवरा में जो पार्ट दिया हुआ है दो नाटक का, उसे हम लोग लोक नाटक कह सकते हैं। करम बिहान और इंजोत जो लोक नाटक दिया हुआ है दोस्तों, यह इसी के अंतर्गत आएगा। यह किसके अंतर्गत आएगा, तो लोक साहित्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि यह नहीं पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लोक नाटक हम लोग का है, क्योंकि लोक साहित्य पढ़ना है और लोक साहित्य के अंतर्गत ये सब आता है, तो ऑटोमेटिक हम लोग को लोक नाटक पढ़ना है। और हम लोग को सिर्फ लोक नाटक में 2 ही नाटक दिया हुआ है, इसलिए आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग एकदम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह नाटक और लेख और निबंध सभी कुछ हम लोग को पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को अभी तक भी कंफ्यूजन है, तो यह कंफ्यूजन को आप जितना जल्द हो सके आप लोग दूर कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग का चौथा जो भाग है वह लोक कथा का है। और लोक कथा में दोस्तों जितने तरह की भी कहानियाँ आती है उन सभी को लोक कथा के अंतर्गत रखा जाता है। और 5वां जो है वह लोकगीत। लोकगीत भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज मैं दोस्तों थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से लोकगीत का सेकेंड पार्ट नहीं बताया पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अगर टाइम मिले तो आज ही लोकगीत का सेकेंड पार्ट आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से लोकगीत, लोक कथा, लोक नाटक, लोक गाथा और लोक सुभाषित, ये 5 तत्व मिलके लोक साहित्य बनता है। या लोक साहित्य का प्रमुख अगर तत्व या भाग माना जाएगा तो यही 5 को माना जाता है। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि लोक नाटक, लोक कथा जो भी है दोस्तों, लोक कथा लोक साहित्य में मेनली क्या होता है, कथा की ही बात होती है, अर्थात लोकवाणी की बात होती है। अब लोकवाणी को कितने तरीके से बांटा गया है इसको देखते हैं। लोकवाणी अर्थात लोकवार्ता, अर्थात क्या हुआ, लोक मतलब जनमानस, जनमानस अर्थात जनता, और वार्ता का मतलब क्या होता है, बातचीत। तो यहाँ पे जो लोगों का बातचीत है उसमें 3 तत्व में उसको बांटा गया है। पहला है उसकी संस्कृति के हिसाब से उसकी जो वार्ता होती है उसको समाहित किया गया है।
फिर दूसरा है लोक विज्ञान, जो विज्ञान के अनुरूप उसका यहाँ पे मानव में जो विज्ञान प्रचलित है अर्थात जिसकी मान्यता है उसे समाहित किया गया है। साथ ही साथ साहित्य को भी इसमें शामिल किया गया है लोक वार्ता में। लोक वार्ता एक प्रकार का साहित्य है। क्यों साहित्य है? क्योंकि साहित्य में किसी न किसी बात को शामिल किया जाता है, तो यह भी एक प्रकार का लोक वार्ता है। यह सामने मुंह से ना बोल के अपना जो भी है पेन और कलम उसके माध्यम से यह अपनी बातों को कहता है, इसलिए इसे साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यह भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब साहित्य को भी दोस्तों दो वर्गों में बांटा गया है। साहित्य को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है लोक साहित्य, और लोक साहित्य का आप लोग देखिए डायग्राम में, तो लोक साहित्य जितने भी साहित्य पाए जाते हैं उनमें से लगभग 60 से 70% लोक साहित्य का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर 100% हम लोग लेंगे तो 100% में 60 से 70% आपका लोक साहित्य का भाग आएगा, और बाकी जो 40% या 30% जो बचता है वह शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आता है। शिष्ट साहित्य में क्या होता है दोस्तों? इसमें अलंकार पाया जाता है, इसमें बनावटी पाया जाता है, जबकि लोक साहित्य ऐसा होता है जो व्यवहारिक रूप से चलता है, जो हमारी संस्कृतियों के बीच जैसा हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं जो भी चीज़, वे सभी का समावेशन हमारा लोक साहित्य के अंतर्गत होता है। किस तरह से दोस्तों हम लोग डायग्राम के माध्यम से लोक साहित्य को समझे। अब आगे हम लोग देखते हैं लोक साहित्य का भेद। ठीक है, लोक साहित्य का भेद। लोक साहित्य को कौन कौन विद्वानों ने किस तरह से इसका डिफाइन किया है, इसको बांटा है, उसे हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा विद्वान जो है दोस्तों, और यही विद्वान के अनुरूप जो बांटा गया है उसी को लोक साहित्य में हम लोग को पढ़ना होता है और इसी को सर्वमान्य माना गया है। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने जो लोक साहित्य है उसका दो भेद बताया है। अब क्या क्या भेद बताया है? तो सबसे पहला भेद बताया है लोक वार्ता साहित्य। लोक वार्ता साहित्य में क्या है दोस्तों? पूरे समुदाय की वार्ता समाहित है। जितने भी समुदाय में है अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के जितने लोग हैं उन लोगों के द्वारा जो भी बातें की जाती है उन सभी को लोक वार्ता में माना जाता है, लोक वार्ता के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? वाणी विलास। वाणी विलास इतर लोक साहित्य। यहाँ पे जो लोक वार्ता से बाहर के समस्त लोक साहित्य अर्थात जितने भी लोक वार्ता से बाहर के कुछ भी साहित्य मिलते हैं उसे ही लोक विलास इतर लोक साहित्य कहा जाता है। अर्थात लोक साहित्य से इतर का साहित्य को ही वाणी विलास साहित्य कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सर्वप्रथम डॉक्टर सत्येंद्र ने दो भागों में बांटा है। ठीक है, लेकिन यह भेद को दोस्तों फाइनल नहीं समझा जाएगा। इसके बाद भी जो है डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को 5 भागों में बांटा है, और यही 5 भाग जो है वह हमारा सर्वमान्य है। उसको हम लोग या उसी को पहले हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार जो लोक साहित्य को बांटा गया है उसे 5 भागों में कैसे बांटा गया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार देखिए लोक साहित्य को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब 5 वर्गों में कौन बांटा गया है, किन किन को? तो डॉक्टर किसके द्वारा? डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा। याद रखिएगा, सत्येंद्र के द्वारा यह बांटा गया है 5 वर्गों में, और यही 5 वर्ग लोक साहित्य का सर्वमान्य वर्गीकरण है। इसे एकदम आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। लोक जो साहित्य है उसको कितने भागों में बांटा गया है, अगर किसी विद्वान के बारे में नहीं पूछे तब भी अगर आपसे पूछा जाए तो यही 5 आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है लोक साहित्य का पहला भाग जो है वह लोकगीत को माना है। दूसरा भाग जो है वह लोक कथा को माना है। तीसरा जो है वह लोक गाथा को माना है, और चौथा लोक नाटक को माना है, और पांचवा जो है वह लोक सुभाषित को माना है। इसका डायग्राम भी हम लोग देख चुके हैं। लोक सुभाषित या प्रकीर्ण साहित्य। ठीक है, प्रकीर्ण साहित्य को ही लोक सुभाषित भी कहते हैं। इसका दोनों नाम है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लोक साहित्य लोक सुभाषित को ही प्रकीर्ण साहित्य भी कहा जाता है। अब लोक सुभाषित या प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है इसे हम लोग एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। तो प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत मुहावरा आता है, कहावत आता है, बाल गीत आता है, मंत्र आता है और बुझवल आता है।
और लोकोक्ति भी आता है। ठीक है दोस्तों, लोकोक्ति भी आता है, लोकोक्ति। ठीक है, तो यह सभी हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्रकीर्ण साहित्य या लोक सुभाषित के अंतर्गत आता है। और इसको बांटने का जो काम किया है वह डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग सत्येंद्र के अनुसार देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला विद्वान डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती। डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती ने लोक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा है? तो 6 भागों में बांटा है। किसको? लोक साहित्य को। कुंदनलाल उत्प्रेती ने 6 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले सत्येंद्र ने बांटा है 2 वर्गों में। उसके उपरांत उसका विस्तृत व बंटवारा जो किया है वह 5 वर्गों में, और उसी को सर्वमान्य माना जाता है। याद रखिएगा। अब डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती तो यह 6 भागों में बांटा है। अब यह 6 भाग कौन कौन सा है उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोक साहित्य का बंटवारा कैसे किया गया है? तो सर्वप्रथम लोकगीत। तो लोकगीत तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भी बांटा गया है, लोक कथा भी बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिए लोक कथा और लोक कहानी ये अलग कर दिया है, लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक कहानी जो है वह लोक कथा के अंतर्गत ही आएगा। और चुटकुले और कहावतें ये सब जो अलग अलग, और पहेली ये सब जो अलग अलग कर दिया है, और मंत्र वगैरह ये सब को डॉक्टर सत्येंद्र ने प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत माना था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यह उसी का पार्ट को निकाल के अलग अलग करके लोक साहित्य का बंटवारा कर दिया है डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती ने। ठीक है, तो 6 वर्गों में कौन कौन सा है? पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक कथा, तीसरा है लोक कहानी, चौथा है चुटकुले और या कहावतें, और चौथा है पांचवा है आपका पहेली, और छठा है मंत्र। अब लोकगीत में क्या क्या है दोस्तों? लोकगीत का फिर बंटवारा इन्होंने अलग से किया है। लोकगीत का बंटवारा देखिए कैसे किया है। तो लोकगीत में बड़ा गीत को अलग रखा है, और जो भी स्वांग गीत अर्थात जो भगतों के द्वारा, अर्थात जो झाड़ फूक करने वाले हैं उन लोगों के द्वारा जो गीत गाया जाता है, और या जो नौटंकी से संबंधित जो गीत होता है उनको अलग कैटेगरी में रखा है। साथ ही साथ अनुष्ठानिक गीत। अनुष्ठानिक गीत किसे कहेंगे दोस्तों? जो पूजा पाठ या किसी भी तरह के अनुष्ठान के दौरान किया जाता है, अर्थात पूजा उपासना के दौरान जो गीत गाया जाता है उसे अनुष्ठानिक गीत कहेंगे। और अन्य के तरह, अन्य में दोस्तों अन्य जितने भी प्रकार के, चाहे वो किसी फंक्शन के दौरान गाया जाए या और किसी भी कार्य में किए गाया जाए, तो उसे अन्य गीत के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, डॉक्टर उत्प्रेती ने। अब अन्य गीत में दोस्तों श्रम गीत भी आएगा, संस्कार भी आएगा, बाल गीत भी आएगा। यहाँ पे सभी गीत आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे फिर से कुंदनलाल उत्प्रेती है, उन्होंने जो लोक साहित्य है उसको अब पुरुषों, स्त्रियों और बालकों के अनुसार बांट दिया है। ठीक है, इसका सिर्फ यह बंटवारा सिर्फ बढ़ाने के लिए यह कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुंदनलाल उत्प्रेती के अनुसार कैसे बंटवारा किया गया है। अब इसमें देखिए आगे यह क्या कहा है? पुरुषों का साहित्य। अब यहाँ पे साहित्य को भी दोस्तों जेंडर के अनुसार इन्होंने बांट दिया है, जेंडर और आयु के अनुसार बांट दिया है। यहाँ पुरुषों का साहित्य के अंतर्गत बांट दिया है, दूसरा में स्त्रियों का साहित्य के अंतर्गत रखा गया है, और तीसरा बालकों का साहित्य। अब पुरुषों के साहित्य के अंतर्गत में क्या क्या रखे हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला गीत साहित्य, दूसरा कथाएं, जितने प्रकार के भी लोक कथाएं हैं उन सभी को लोक साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर उत्प्रेती ने रखा है। ठीक है, साथ ही साथ लोक गाथा या गीत कथाएं को ही दोस्तों लोक गाथा कहा जाता है। ठीक है, लोक गाथाओं को भी यह पुरुषों का साहित्य बताया गया है, पुरुषों का साहित्य। और साथ ही साथ बुझवल है, लोकोक्ति है, मुहावरा है और अन्य है, इन सभी को पुरुष वर्ग का लोक साहित्य माना है। किनके द्वारा? तो डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती के द्वारा। इसी तरह स्त्रियों के तो सभी प्रकार के गीत, क्योंकि स्त्रियां जनरली गीत गाने में मशहूर होती है, इसलिए गीतों को स्त्रियों के अनुरूप रखा गया है। और उपवास की कथाएं, क्योंकि जनरली अगर हम लोग समाज में देखेंगे तो उपवास रखने का काम
मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उपवास से संबंधित जितने भी कथाएं हैं उन सभी को स्त्रियों के साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे पहेली को दोस्तों पुरुष में नहीं रखा गया है, पहेली को स्त्रियों के लोक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। और जो भी गीत कथाएं हैं, अब गीत कथाएं देखिए दोनों में संबंधित है, या पुरुष में भी हो सकता है और स्त्री में भी हो सकता है। जिस तरह से यह स्त्रियों के साहित्य को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। ऐसे ही बालकों का साहित्य, बालकों के साहित्य के में क्या बांटा है दोस्तों, इसमें गीत है और साथ ही साथ क्रम संवर्ध कथा है और वार्ताएं हैं। बालकों के जो वार्ता है उसे लोक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है, या बालकों को संबंध से जो गीत है या क्रम संवर्ध कथा या जो भी कथा उथा सुनाने की व्यवस्था है उन सभी को बालकों के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें बचपन की कथा को बताया जाता है, वे सब बालकों की लोक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावे भी और भी बंटवारे हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग ऊपर जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि किसके द्वारा, कुंदन लाल के द्वारा, सत्येंद्र के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो बंटवारा किया गया है, इनके आधार पे अब हम लोग जो लोक साहित्य है उसका बंटवारा इसी के विश्लेषण के आधार पे करेंगे और यही मेरा फाइनल बंटवारा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त बंटवारों के विश्लेषण के आधार पर लोक साहित्य निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन भागों में बांटा जाएगा इसे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं लोक साहित्य। तो देखिए लोक साहित्य का बंटवारा अब इन जो विद्वान लोग कहे हैं उनके अनुरूप नहीं दोस्तों, यह उन लोगों के बंटवारे के विश्लेषण के अनुसार हम लोग आगे इस आधार पे इसका बंटवारा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला लोकगीत को रखा गया है जो सभी विद्वानों के द्वारा रखा गया था। दूसरा है लोक कथा। लोक कथा में दोस्तों कहानी वगैरह सभी कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा है लोक गाथा। लोक गाथा, अब यहाँ पे लोक कथा दोस्तों छोटा भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसलिए लोक कहानी जो है उसको अलग रखा गया है। इस तरह से यह 4 हो गया। पहेली को 5वां कह सकते हैं, मुहावरा को 6ठा कह सकते हैं और कहावत को 7वां और मंत्र को 8वां। इस तरह से इन्होंने इन लोगों के विश्लेषण के आधार पे लोक साहित्य को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो लोक साहित्य को 8 वर्गों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे लोकगीत के अंतर्गत क्या आता है और लोक कहानी के अंतर्गत क्या आता है, तो उससे सबसे पहले हम लोग लोक कहानी देखते हैं। लोक कहानी में व्रत एवं उपवास की जो कथा है उसे लोक कहानी कहा जाएगा, ठीक है। लोक कहानी कहा जाएगा व्रत और उपवास, अर्थात किसी भी फंक्शन जो होता है जिसमें उपवास रखा जाता है और उस उपवास के दौरान जो कथा कही जाती है या उस उपवास से संबंधित जो कथा होगा उसे हम लोग लोक कहानी के अंतर्गत रखेंगे। साथ ही साथ जितने तरह के भी हम लोग का पूजा पाठ वगैरह है उससे संबंधित जो भी कथाएं आएंगी या धार्मिक कथाओं को हम लोग लोक कहानी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में धार्मिक चीज़ दिख रहा है, तो धार्मिक जितने भी कथा आएंगे उसे लोक कहानी के अंतर्गत रखेंगे, जबकि लोक कथा जो है उसमें किसी भी तरह का कहानी है उसे हम लोग रख सकते हैं। इस तरह से इसे अलग किया गया है। अब लोकगीत में क्या क्या समाहित किया गया है उसे हम लोग देखते हैं। लोकगीत में देखिए दोस्तों सबसे पहला सामान्य गीत, और इस सामान्य गीत को हम लोग रस गीत भी कहेंगे। हम लोग आगे देखेंगे लोकगीत को रस के आधार पर भी लोकगीत का बंटवारा किया गया है, तो यहाँ सामान्य गीत को रस गीत भी कहेंगे। उसके बाद दूसरा में है प्रकृति वर्णित गीत। प्रकृति के अनुसार जो भी गीत गाया जाता है उसे प्रकृति गीत कहेंगे। तीसरा है गीत में अनुष्ठानिक गीत, अर्थात धार्मिक रूप से जो गीत गाया जाता है भजन वगैरह उन सबको हम लोग अनुष्ठानिक गीत कहेंगे, ठीक है। और चौथा है अन्य गीत। अन्य गीत में दोस्तों बाल गीत, खेल गीत, ये सभी को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब हम लोग लोक साहित्य का, नागपुरी साहित्य का भेद देखते हैं। लोक साहित्य नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ साहित्य की बात हो रही है। साहित्य में हमारा 2 है, पहला है लोक साहित्य और दूसरा है शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य किसे कहते हैं, जो जनमानस के द्वारा
जो व्यवहारिक प्रतीत होता है, अर्थात जो आदिकाल से उसी अनुरूप चलते आया है और उसमें वर्तमान में भी किसी प्रकार का बनावटी चीज़ नहीं दिखता है, और वह क्या होता है उसी के अनुरूप हर जगह जगह पे वह जैसे लोग आते हैं वैसे उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते चलते हैं, उसे लोक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। लोक साहित्य क्या है? अलिखित होता है, यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि यह समझा जाता है कि यह पूरे समाज के द्वारा रचित किया गया साहित्य है। जबकि शिष्ट साहित्य के अंतर्गत क्या होता है, इसमें हर एक चीज़ों को, इसमें अलंकार की विशेष व्यवस्था होती है और यह किसी खास बंदे द्वारा लिखी जाती है। इसमें दोस्तों हर एक शब्द को नाप तौल के रखा जाता है। और यहाँ पे लोक साहित्य है दोस्तों, लोक साहित्य में हम लोग को अश्लीलता देखने को नहीं मिलता है, जबकि शिष्ट साहित्य में बनावटी के साथ साथ इसमें अश्लीलता का भी पाठ देखने को मिलता है। इस तरह से लोक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी लोक साहित्य की विशेषता। नागपुरी लोक साहित्य हम लोग को पढ़ना है तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो नागपुरी लोक साहित्य की विशेषता को हम लोग निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु है दोस्तों, पहला पॉइंट, लोक साहित्य परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हुए आता है। हम लोग देख चुके हैं कि जो लोक साहित्य होता है वह हमेशा क्या करता है, आदिकाल से हमारे बीच आया है। तो आदिकाल से हमारे बीच कैसे आया है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए हम लोग के बीच तक पहुंचा है। तो यह इसकी एक विशेषता है। दूसरा विशेषता देखते हैं, लोक साहित्य लिपिबद्ध अथवा लिखित नहीं होती। हम लोग देख चुके हैं क्योंकि यह मौखिक होती है, मुँह जबानी होती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करने की व्यवस्था इसमें प्रचलित होती है। और लोक साहित्य को कभी भी लिपिबद्ध नहीं किया गया है, अर्थात जो भी लिपिबद्ध है उन लोगों में क्या है, किसी खास व्यक्ति के द्वारा यह लिपिबद्ध नहीं किया गया है, बल्कि वह समझा जाता है कि पूरे समाज के द्वारा है। अगर किसी ने इसमें लिपिबद्ध कर भी दिया है तो उसमें अपना नाम नहीं देता है, या अगर कभी कोई दे भी दिया है तो यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आते आते उसका नाम लुप्त हो जाता है। इसलिए इसे लिपिबद्ध क्या कहा गया है, यह किसी लिखित नहीं है। ठीक है, ये मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। इसी कारण से इसका लेखक या रचनाकार का पता नहीं चलता। दोस्तों यहाँ कभी कभी क्या है, लोक साहित्य को लिखने की भी व्यवस्था है और कभी कभी लोग लिखने के कर्म में अपना नाम भी दे देते हैं, लेकिन यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब इसका प्रचलन होता है तो उस वक्त उसका नाम लुप्त हो जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए इसका रचनाकार का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो यह लोक साहित्य का एक विशेषता है। तीसरी विशेषता हम लोग देखते हैं, ये समाज के आईने की तरह व्यवहार करता है। यह समाज का आईना कहा जाता है दोस्तों किसको, लोक साहित्य जो है उसे समाज का आईना कहा जाता है, जिसके कारण ये समाज के हर अच्छी व बुरी चीज़ों को दुनिया के सामने प्रकट करती है। लोक साहित्य के माध्यम से ही दोस्तों समाज में जो भी बुराई है या समाज में जो भी अच्छाई है उन सभी को क्या करता है, प्रकट करता है या लोगों के सामने ला के रख देता है। तो यह लोक साहित्य की ही एक विशेषता है। चौथा देखते हैं विशेषता, इसमें स्थानीयता एवं मातृभाषा का प्रयोग अधिक होता है। यहाँ लोक साहित्य के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो लोक साहित्य में स्थानीय तत्व पूरी तरह से अपनी छाप लिए हुए रहती है। साथ ही साथ अगर हम लोग लोक साहित्य में देखेंगे तो लोक साहित्य में मातृभाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जो इसकी विशेषता को दिखलाता है। तथा प्रकृति का विविध रूपों का चित्रण भी देखने को मिलता है। और इस लोक साहित्य में प्रकृति का विविध चित्रण अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार का चित्र जो है प्रकृति का, वो हमें देखने को मिलता है इसी लोक साहित्य में। पांचवा विशेषता देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण की भावना रहती है। जो भी लोक साहित्य होता है दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज का कल्याण करना। समाज का कल्याण करना ही लोक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। छठा उद्देश्य देखते हैं, इसमें सरल, सहज और मधुर भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो भी लोक साहित्य होता है दोस्तों इसमें बहुत ही सरल भाषा और मधुर भाषा का प्रयोग किया जाता है,
जिसके कारण यह पूरे समाज में लोकप्रिय बन जाता है, जिसके कारण इसे एक बार सुन लेने के बाद जिंदगी भर याद रह जाता है, अर्थात भूलने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। लोक साहित्य का ऐसा गुण है, ऐसी विशेषता है कि उसे अगर कहीं आप एक बार सुन ले तो आपको यह मरते दम तक नहीं भूलने देगा। ऐसा लोक साहित्य की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा हम लोग का लोक साहित्य का वर्गीकरण एवं लोक साहित्य की विशेषता। ठीक है, तो इससे जनरली आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रश्न विशेषता से नहीं पूछा जा सकता, लेकिन हो सकता है कुट में जब प्रश्न आए तो इसके विशेषता का भी कुछ पार्ट को डाल देगा। जैसे कि पिछले बार पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था और राजस्व कर्मचारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लोक साहित्य का विशेषता को भी डाला गया था। इसलिए आप लोग भी इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस बार सचिवालय में एक ही एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा उसको पेपर को हार्ड बनाने के लिए विशेषता को अंदर डाल सकता है। और आपको विशेषता जनरली अभी जितने भी मार्केट में बुक है उन लोग सब में आपको अच्छे तरीके से विशेषता देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना है दोस्तों, बस 2-3 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा और आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख चुके लोक साहित्य का कैसा वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण से दोस्तों हर हाल में प्रश्न रहेगा। वर्गीकरण को आपको हल्के में नहीं लेना है कि आपको पूछ देगा सत्येंद्र के अनुसार कितने भागों में लोक साहित्य को बांटा गया है, तो सत्येंद्र के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको पूछ देगा अगर सत्येंद्र और कुंदन लाल उत्प्रेती के अनुसार आप लोक साहित्य का कितना बंटवारा कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग 8 रूपों में लोक साहित्य को बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का लोक साहित्य का पाठ समाप्त होता है। इससे संबंधित जब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे दोस्तों उस वक्त आप लोगों को यह अच्छे से और भी अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा लोक साहित्य का क्लास। ठीक है, तो अब आप लोग को अगर इससे समस्या जो भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बताएं। आप लोगों की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा MSH क्लासेस के द्वारा। अब दोस्तों हम लोग का लोक साहित्य हो चुका है। अब हम लोग आगे लोकगीत का एक पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग लोकगीत का पार्ट हो सकता है रात में देखेंगे। ठीक है, और इस तरह हम लोग हर एक पार्ट को देखते हुए क्लियर करेंगे। 3 से 4 दिन के अंदर दोस्तों लोक साहित्य का पूरा क्लास हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हम लोग का 75% लगभग नागपुरी लैंग्वेज पेपर का तैयारी हो चुका है, कोर्स हो चुका है। अब हम लोग के पास सिर्फ 25% बाकी है और इस 25% को हम लोग दोस्तों जल्द से जल्द देख लेंगे, क्योंकि अब हम लोग का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। सचिवालय का डेट दोस्तों जो आपका अप्रैल माह में होने वाला था फर्स्ट वीक में, उसका डेट वह बढ़ चुका है और वह अब मई के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा। मई के अंतिम सप्ताह में बोला गया है कि ले लिया जाएगा, तो यह टेंटेटिव डेट है, लेकिन हम लोग को मई को ही अंतिम मानना है कि एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है या और भी एक्सटेंड करे, लेकिन अभी जो डेट आया है इसके अनुसार मई में एग्ज़ाम फाइनल है दोस्तों। तो अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 15 तारीख से आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी शुरू होगा। 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे आप लोगों को टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल करना है और कितना पे करना होगा। ठीक है, तो बस आप लोग MSH क्लासेस में बने रहे, आप लोगों का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तैयारी अब तो हम लोग का लगभग खत्म होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और रिवीजन भी करते जाएंगे। नागपुरी को हम लोग एकदम इतना अच्छे से कर लेंगे कि हर हाल में 90+ स्कोर करना है दोस्तों। सभी लोग अपना सोच लीजिए कि 90+ स्कोर करना है, क्योंकि कटअप जो है CGL का वो हर हाल में 200+ रहेगा दोस्तों। 200 से कम में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो 200 से प्लस स्कोर करने के लिए आपको नागपुरी पेपर जो है उसमें हर हाल में आपको 90+ स्कोर करना ही होगा।
और 90 प्लस स्कोर कीजिएगा तो बाकी जीएस पेपर में आप 110 आराम से ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे का स्ट्रेटजी को अपनाएंगे जिससे कि हम लोग इतना प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी चैनल में नए नए जुड़े हैं तो उन लोगों के लिए एक खास कहना ये है कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किए हैं। और MSH क्लासेस के प्लेलिस्ट में पूरा बनकेवरा दिया हुआ है, पूरा लोकगीत का पार्ट दिया हुआ है, उसे जाके आप लोग अवश्य देखें। साथ ही साथ इसमें ग्रामर का भी पार्ट बहुत हद तक पढ़ाया जा चुका है। ग्रामर का कुछ कुछ चीज़ बाकी है और बाकी हम लोग ग्रामर में जो MCQ है दोस्तों, यह भी हम लोग एक सप्ताह के अंदर क्लियर करेंगे। एक सप्ताह के अंदर हम लोग पूरा नागपुरी का धुआं निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग साथ दीजिए, हर हाल में नागपुरी को हम लोग पूरा निचोड़ के रख देंगे। नागपुरी पेपर हम लोग के लिए किसी भी तरह से मुश्किल नहीं ला सकती। चलिए दोस्तों, आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।